नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रमा त्यागी। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलके फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। संसद के बजट सत्र से पहले सरकार की सर्वदलीय बैठक। दोनों सदन में विभिन्न दलों के फ्लोर लीडर्स बैठक में शामिल। सदन की कार्रवाई के सुचारू संचालन पर चर्चा। अंतरिम बजट से पहले अच्छी खबर, 2030 तक $7 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। वित्त मंत्रालय की भारतीय अर्थव्यवस्था पर समीक्षा रिपोर्ट में आर्थिक वृद्धि दर लगातार तीसरे साल 7% से ज्यादा रहने का अनुमान। लोकतंत्र को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बीजेपी का करारा प्रहार। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी को बताया परिवारवाद का प्रतीक। कहा, परिवारवाद को जनता ने नकारा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर कसा ईडी का शिकंजा। कल पेश होने के लिए समन। भाजपा ने सीएम सोरेन की गुमशुदगी पर किया इनाम का ऐलान। कहा, मिट्टी में मिला दिया झारखंड का सम्मान। राज्यपाल के हालात पर नजर। नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में ईडी को मिले अहम सुराग। लालू प्रसाद के बाद आज आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ईडी के सामने हुए पेश। पटना स्थित ईडी के दफ्तर में पूछताछ जारी। बापू की 76वीं पुण्यतिथि पर राजघाट पर सर्वधर्म सभा का आयोजन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। पीएम ने कहा, बापू का बलिदान लोगों की सेवा करने की देता है प्रेरणा। अरब सागर में भारतीय नौसेना की एक और बड़ी कामयाबी। 24 घंटे के अंदर दूसरी बार सोमाली समुद्री लुटेरों से मछली पकड़ने वाले एक और जहाज को बचाया। जहाज पर 19 पाकिस्तानी नागरिक भी थे सवार। और अब बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर। संसद के बजट सत्र से पहले सरकार ने आज दोनों सदन में सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल के अलावा लोकसभा और राज्यसभा में विभिन्न दलों के फ्लोर लीडर्स हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान बजट सत्र के सुचारू संचालन को लेकर चर्चा हो रही है। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से 9 फरवरी तक चलेगा। 31 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट 1 फरवरी को पेश करेंगी। लोकसभा चुनाव चूंकि इस साल हैं, इसलिए जो सरकार चुनकर आएगी वो चुनाव के बाद पूर्ण बजट पेश करेगी। जिस साल देश में लोकसभा के चुनाव होते हैं, उस साल वित्त मंत्री अंतरिम बजट पेश करती हैं। ये बजट देश की अर्थव्यवस्था को बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ाने में मदद करता है। इस बजट में पूरे साल की जगह पर आगामी वित्त वर्ष के कुछ महीनों को कवर किया जाता है। तो इस बार अंतरिम बजट है और सर्वदलीय बैठक सरकार ने बुलाई है। जिस साल लोकसभा चुनाव होते हैं उस साल अंतरिम बजट पेश किया जाता है। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, क्या कुछ जानकारी इस बैठक के बारे में? देखिए, बैठक खत्म होने जा रही है। एक एक करके जो तमाम दलों के नेता हैं वो बाहर आ रहे हैं और इस बैठक में सरकार की तरफ से जो एजेंडा है, विधायी कामकाज है, जो पूरा कामकाज है, उसकी एक औपचारिक जानकारी दी गई है। तो वहीं कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों ने जिन मुद्दों पर वो चाहते हैं सदन में उसे उठाना या फिर चर्चा, उसकी जानकारी दी है। प्रमोद तिवारी जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने बताया कि महंगाई और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल चाहती है कि वो सत्र के दौरान उठाए। वहीं सरकार की तरफ से ये बताया गया है, जो हमें जानकारी दी गई है कि जो इस सत्र में एजेंडा रहने वाला, हम जानते हैं कि अंतरिम बजट 1 फरवरी को पेश किया जाना है। इसके साथ ही साथ चर्चा होनी है।
तो इन सब बातों की एक औपचारिक जानकारी दी गई है और सहयोग की अपील की गई है। तमाम दलों के नेताओं से कहा गया है कि चूंकि ये मौजूदा लोकसभा का अंतिम सत्र है, तो ऐसे में सहयोग करें तमाम विपक्षी दल। बिल्कुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, हालांकि बजट से पहले पारंपरिक बैठक ये होती है क्योंकि इस साल अंतरिम बजट है, इस मायने में भी ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, निश्चित तौर पर जब ये सभी को पता है, सत्ता पक्ष को और विपक्ष को, कि मौजूदा लोकसभा का ये अंतिम संसद सत्र है जिसमें अंतरिम बजट पेश किया जाना है, तो ऐसे में बहुत समय नहीं है, चूंकि 31 जनवरी से शुरू होकर 9 फरवरी तक ये सत्र चलेगा और उसमें जो महत्वपूर्ण विधायी कामकाज होता है, अंतरिम बजट पेश होना होगा, उस पर चर्चा होगी, राष्ट्रपति के भाषण पर चर्चा होगी, तो ये इसके बाद उतना समय नहीं बचता कि तमाम मुद्दों पर चर्चा कराई जाए। तो ऐसे में ये बात विपक्षी दल भी जानते हैं, लेकिन चूंकि सत्र के दौरान वो कई मुद्दों को उठाना चाहते हैं, तो ऐसे में इस बात की जानकारी उन्होंने दी है। सभी की निगाहें इस बार रहेंगी अंतरिम बजट में क्या कुछ महत्वपूर्ण ऐलान किए जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत उम्मीदें हैं कि कई सेक्टर्स को राहत दी जाएगी और इस तरह के तमाम ऐलान हो सकते हैं, इसकी कयासबाजी भी लगाई जा रही है। तो इस बजट सत्र के दौरान जो आमतौर पर होता है कि बजट पर ही सबसे ज्यादा सभी की निगाहें होती है और ऐसे में जब अंतरिम बजट 1 फरवरी को पेश किया जाना है तो उसी पर सभी की निगाहें लगी हुई। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और अंतरिम बजट से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर अच्छी खबर सामने आई है। वित्त मंत्रालय की भारतीय अर्थव्यवस्था पर समीक्षा रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत अब 2030 तक 5 नहीं बल्कि 7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनेगा। इसमें यह भी कहा गया है कि कोविड महामारी के बाद लगातार चौथा साल होगा जब देश की अर्थव्यवस्था 7% या इससे अधिक रफ्तार से बढ़ेगी। इस मुद्दे पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इस रिपोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं और बताते हैं कि किस तरह से खास है ये रिपोर्ट। वित्त वर्ष 2025 में देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7% के करीब रहने का अनुमान है। कोविड महामारी के बाद लगातार चौथा साल जब देश की अर्थव्यवस्था 7% या इससे अधिक रफ्तार से बढ़ेगी। भारत की अर्थव्यवस्था 2022-23 में 7.2% और 2021-22 में 8.7% बढ़ी। घरेलू मांग में देखी गई मजबूती पिछले 10 वर्षों में सरकार द्वारा लागू किए गए सुधारों और उपायों के ये कारण है, उसका परिणाम है। बुनियादी ढांचे, भौतिक और डिजिटल क्षेत्र में निवेश आपूर्ति पक्ष को मजबूत किया गया है। 2030 तक विकास दर के 7% से ऊपर पहुंचने की काफी गुंजाइश है। इसके साथ ही डिजिटल बुनियादी ढांचे से संस्थागत दक्षता में लगातार सुधार हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर यह समीक्षा रिपोर्ट है। मानव पूंजी निर्माण में तेजी लाने के लिए निर्णायक कदम उठाए गए हैं जिनका असर दिखाई दे रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में निरंतर वृद्धि से समग्र निवेश का माहौल तेजी से अनुकूल होता जा रहा है और इसके साथ ही अगले 3 साल में 5 ट्रिलियन डॉलर के जीडीपी के साथ भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। भारत अगले 6 से 7 साल यानी कि 2030 तक 7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद रख सकता है। वित्त वर्ष 2015 में सरकार का पूंजी निवेश 5.6 लाख करोड़ था, जो अब 18.6 लाख करोड़ हो गया है। रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार बुनियादी ढांचे पर भारी खर्च जारी रखेगी और इसके साथ ही बेहद महत्वपूर्ण ये भी है कि सरकार सब्सिडी को चालू वित्त वर्ष में 48 अरब डॉलर पर रख सकती है। समीक्षा रिपोर्ट में कहा गया है सरकार की राजकोषीय घाटे को कम से कम आधा फीसदी घटाने की योजना है, जो अभी 5.9% है। प्रत्यक्ष नकदी हस्तांतरण योजना के तहत लाभार्थियों को 34 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे हस्तांतरित दिए गए हैं। कोविन ऐप के माध्यम से भारत ने विश्व की सबसे बड़ी टीकाकरण योजना लागू की। इसके साथ ही काफी अहम हो जाता है 18 साल और इससे अधिक उम्र के लोगों को 221 करोड़ टीके लगाए गए। भारतीय अर्थव्यवस्था पर समीक्षा रिपोर्ट। जुलाई 2023 तक भारत ने 431 विदेशी सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, जिनमें से 396 सैटेलाइट जून 2014 के बाद। वित्त वर्ष 2015 से 2023 के बीच कृषि क्षेत्र की औसत सालाना वृद्धि दर 3.7% रही है। साथ ही जो वित्त वर्ष 2005 से वित्त वर्ष 2014 के बीच ये 3.4% थी। वित्त वर्ष 2023 में ये क्षेत्र पहले के साल की तुलना में 4% बढ़ा है।
साथ ही 15 से 29 आयु वर्ग की बेरोजगारी दर 2017-18 में 17.8% घटकर 2022-23 में काफ़ी अच्छे स्तर पर है। उत्तर प्रदेश में युवाओं के बीच बेरोजगारी दर 2017-18 के 16.7% से घट गई है और 7% हो गई है। तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था पर समीक्षा रिपोर्ट, जिसमें काफ़ी अच्छी जो उम्मीद है वो जताई गई है और 2025 में देश की अर्थव्यवस्था 7% तक रहने की उम्मीद बताई गई है। इसी पर और ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रोफेसर M.K. अग्रवाल जुड़े हुए हैं, जो अर्थशास्त्र विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय से हैं। अग्रवाल जी, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, ये जो समीक्षा रिपोर्ट आई है कितना उत्साहवर्धन करती है, किस तरह से आप इसका आकलन करना चाहेंगे? देखिए, समीक्षा बैठक जो अब तक की आर्थिक विकास प्रणाली रही है उस पूरे का समीक्षा है और ये बताता है, आश्वासित करता है विद एविडेंस एंड विद क्रेडिबिलिटी की जो हमारी विकास दर है वो 7% के कोविड काल के बाद औसत 7% के लक्ष्य से आगे निकलने की ओर है। और ये ऐसा नहीं कि 3 वर्ष ही रहेगा, आगे के वर्षों में भी रहने का अनुमान है। और कोई भी मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर अगर हम लेते हैं जिसके लिए रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, वो चाहे बेरोजगारी को लेकर के देखें तो मुद्रास्फीति को लेकर के देखते हैं, तो निवेश को लेकर के देखते हैं, तो सभी ओर भारत में एक सुधार और उत्साहवर्धक आगे वृद्धि नजर आती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि भारत का जो ग्रोथ इंजन है वो डिमांड जनरेशन के साथ बढ़ रहा है, यानी कि डोमेस्टिक डिमांड, घरेलू बाजार में मांग बढ़ने के कारण ये वृद्धि दर बढ़ रही है। इसीलिए आप देखेंगे कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए पहले सरकार ने ही 6.5% का लक्ष्य रखा था, लेकिन अब वो 7% से ऊपर होने का अनुमान है। और वैश्विक संस्थाओं ने भी, चाहे IMF हो, OECD हो या रेटिंग एजेंसी हो, सब ने इसको बढ़ते हुए क्रम में दिखाया है। और आज भारत विश्व का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ राष्ट्र बन चुका है, अर्थव्यवस्था बन चुका है। तो ये प्रमाणित करता है कि भारत की अर्थनीति प्रॉपर है और सबसे बड़ी चीज कंटिन्यूटी है और लगातार डिसरप्टिव बिहेवियर के साथ साथ लगातार उन्नति की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल अग्रवाल जी, इस मायने में भी बेहद महत्वपूर्ण है। ये उस समय में है जबकि वैश्विक अर्थव्यवस्था 3% के आसपास आने के लिए भी संघर्षरत है। जी, आप सही कह रही हैं रमा जी। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात जोड़ दूं, आपने 2025 का जो भारत सरकार का टारगेट 7% का है, उस दौर में जो विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में वर्तमान वर्ष के मुकाबले वृद्धि दर में गिरावट आने का अनुमान है। और विश्व की अर्थव्यवस्था भारत के लिए चुनौती जरूर है, लेकिन भारत ने उसका एक सलूशन निकाला है कि हम अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को मजबूत करेंगे। और जो प्रधानमंत्री जी ने 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान का प्रारंभ किया था, उसका भी अब परिणाम धीरे धीरे सामने आ रहा है। निवेश बढ़ रहा है, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को इस कालखंड में और तेजी से बढ़ाया है, डिजिटलाइजेशन की ओर हमने मजबूत कदम बढ़ाया है और उन सेक्टर्स पर विशेष ध्यान दिया है जो अभी तक स्पर्शी नहीं रहे हैं। खास तौर पर से छोटे और मझोले व्यवसाय और उद्योग देखते हैं तो, या इसी प्रकार से स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों को देखते हैं तो, यानी कि ये जो विकास है सर्वस्पर्शी है, समावेशी है, ये इसके लाभ होते हुए नजर आते हैं। प्लस भारतीय अर्थव्यवस्था में नए ग्रोथ सोर्सेस सृजित करने की लगातार सफल चेष्टा की जा रही है। बिल्कुल अग्रवाल जी, इसमें ये भी कहना बेहद अहम होगा कि लगातार चौथा साल है जब इस तरह का जो उत्साहवर्धक आंकड़ा है वो देखने को मिल रहा है। और कोविड में जिस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था ने एक मिसाल कायम की विश्व के सामने, वो किसी से छुपा नहीं है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में जो सुधार किए हैं, जो कई बार एक कड़े कदम की बात भी कही गई, लेकिन उसके बाद भी लगातार जो है अर्थव्यवस्था को ऊपर रखने के लिए तमाम कदम उठाए गए। कौन कौन से ऐसे कदम है आपको लगता है कि वो बेहद निर्णायक साबित हुए? इसमें अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टिकोण से देखते हैं तो जिस प्रकार से रोड नेटवर्क का जाल, एयरपोर्ट्स का जाल बढ़ाया गया, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जी का जो
अगर आप देखते हैं 7 पिलर्स जो अभी 2 साल पहले आया और जिसके तहत डिजिटलाइजेशन या गति शक्ति योजना कह सकते हैं, ये महत्वपूर्ण क्रिटिकल साबित होता हुआ नजर आ रहा है। इसी प्रकार से यदि हम देखते हैं तो छोटे लोगों के पास, यानी कि चाहे एमएसएमई सेक्टर को देखते हैं तो, या हम देखते हैं कृषि क्षेत्र को कम लागत से अधिक उत्पादन की ओर आकर्षित करना, साथ ही महंगी फसलों की ओर ले जाना। इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखते हैं तो एक मेजर रिवॉल्यूशन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं कह सकते हैं, क्योंकि उन सेक्टर्स को टच करके हम निर्यात बढ़ा रहे हैं। जैसे डिफेंस सेक्टर के बारे में कोई सोच नहीं सकता था 2014 के पहले कि डिफेंस सेक्टर हमारा बहुत बड़ा इनकम जनरेटिंग, खासतौर पर फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग सेक्टर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हम 1 लाख करोड़ से ज्यादा के निर्यात लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। और दूसरा अगर देखते हैं, आत्मनिर्भर भारत अभियान का सबसे सफल अभिनव प्रयोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हुआ है, जहां पर कि जिसको कह सकते हैं कि इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को, यानी कि स्वदेशीकरण को महत्व देते हुए वहां पर इंसेंटिव देने की जो काम किए जा रहे हैं उसके भी सार्थक परिणाम आ रहे हैं। आप देखिए तो मोबाइल सेक्टर में हम कह सकते हैं कि हम सबसे विश्व के दूसरे सबसे बड़े प्रोड्यूसर बन चुके हैं, एक्सपोर्टर भी बन चुके हैं। 4 व्हीलर में हम देखते हैं तो उसमें बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहे हैं। तो सर्विस सेक्टर में अगर हम देखते हैं तो वहां पर हमने नए आयाम प्रारंभ किए हैं। अभी आपने उत्तर प्रदेश की चर्चा की कि यहाँ पर बेरोजगारी युवाओं में बहुत तेजी से घटी है। तो उत्तर प्रदेश जो सबसे पिछड़ा राज्य हुआ करता था कभी, आज अगर हम देखते हैं तो ग्रोथ का नया इंजन भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बन गया है। अयोध्या, काशी जैसे जो है हमारे नए टूरिस्ट हब बनकर के उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ भारत की $5 ट्रिलियन को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, इसके साथ ही संतुलित विकास के लिए निवेश संसाधनों का जिस तरह से सृजन किया गया है, जिस तरह से उनकी पहचान की गई है, उसका कितना असर इन सब पर दिखाई देता है? निवेश की जहां तक आप रमा जी बात कर रहे हैं, इसको 3 क्षेत्रों में हम लोग देख सकते हैं। एक, भारत सरकार का अगर हम देखते हैं अपने बजटरी मेजर से कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसने क्राउड इन का काम किया, यानी कि प्राइवेट निवेश को प्रोत्साहित करने का काम किया है। उस प्रोत्साहन का ये हुआ कि हमारा डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आप चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें तो, सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग में देखें तो, या कृषि क्षेत्र में भी देखेंगे तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अब बढ़ रहा है। एक दौर ऐसा था कि कृषि क्षेत्र में निवेश घटने लगा था, अब उसमें सुधार आ रहा है, क्योंकि कृषि को भी भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण ग्रोथ इंजन भारत सरकार मान करके चल रही है। फिर जिस प्रकार से चीन पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है, भारत की में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की भी आपने बात करी, वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का क्लाइमेट बेहतर है, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन निवेश को अगर हम देखते हैं वो बढ़ रहा है। तो तीनों क्षेत्रों से यहां बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्लस राज्यों के बीच भी एक प्रतिस्पर्धा है, हेल्दी प्रतिस्पर्धा के कारण वो भी अपनी तरफ निवेश को आकर्षित करते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, और एक और महत्वपूर्ण बात जो इसमें निकल कर आई है, महिलाओं का नेतृत्व और महिलाओं की भूमिका इस विकास में काफी अहम नजर आ रही है। बिल्कुल कह सकते हैं रमा जी, क्योंकि उसका सबसे अगर प्रमाण देखते हैं तो 26 जनवरी का जो परेड हम देखते हैं तो वो अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। प्लस प्रधानमंत्री जी का ये मानना है कि जो हमारा ग्रोथ सोर्स सुसुप्तावस्था में था, हमको उसको जागृत करना है, भारतीय अर्थव्यवस्था को जागृत करना है। तो हमें उन सोते हुए फोर्सेस को भी जगाना होगा, जिसमें महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के लिए अगर आप देखेंगे कितने डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किए गए हैं, महिलाओं के लिए किस प्रकार से नए नए आप देखें साधन सृजित किए गए हैं। चाहे उसको बैंकिंग के माध्यम से आप देखते हैं तो बैंकिंग सेक्टर, उनको लोन देने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो दें। प्लस उनको अगर आप देखते हैं स्टार्टअप के माध्यम से देखें तो, या उनको शिक्षा में देखते हैं तो, हर तरफ उनकी भूमिका बढ़ती हुई आ रही है। और जिसके कारण हम कह सकते हैं कि सामाजिक समरसता के साथ साथ पारिवारिक समरसता भी बढ़ रही है, और भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने में महिलाओं की भी भूमिका महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, अग्रवाल जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि कौन-कौन से ऐसे कदम रहे हैं या कौन-कौन से ऐसे बिंदु रहे हैं जब हम निवेश की बात करते हैं, जब हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, तो राष्ट्रीय के साथ-साथ जो अंतर्राष्ट्रीय निवेशक हैं या अंतर्राष्ट्रीय मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनका जो विश्वास है वो भारत में बढ़ा है?
भारत को अगर हम देखते हैं तो भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने कि कोविड के प्रथम वर्ष में ही अपना वैक्सीन तैयार करके अगले वर्ष में अपनी पूरी जो है पॉपुलेशन को लगभग वैक्सीनेटेड कर दिया, जिसने एक नई जागृति भारत के प्रति आकर्षण बढ़ा। दूसरा, यदि हम चंद्रयान को देखते हैं, उसकी सफलता यानी कि टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन हम कह सकते हैं भारत की तरफ से हुआ। ये कहीं ना कहीं इंडिया की एक ब्रांडिंग को बढ़ाता है। प्लस जिस प्रकार से चीन में डिमांड सृजन नहीं हो पा रहा है, वहां की अर्थव्यवस्था में हम कह सकते हैं थोड़ा सा डाउनवर्ड मूवमेंट चल रहा है, और इसीलिए वो भारत के आगे, जहां भारत 7% के आगे है, वहीं पर ही इसको हम देखते हैं तो ये जो है भारत 7% के आगे, वो 5% मुश्किल से बढ़ पा रहा है। अगले वर्ष में 5% होने की भी गुंजाइश नहीं है। तो ये सारे कारण बनते हैं, प्लस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, प्लस मोदी सरकार का बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट, चाहे फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए हो, चाहे आप डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट के लिए हो, बहुत क्लैरिटी के साथ वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके कारण आकर्षण बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में आज हम लगभग वैश्विक स्तर पर पहुंचने की ओर अग्रसर हैं। उत्तर प्रदेश या इसी प्रकार से अन्य राज्य जैसे मध्य प्रदेश वगैरह देखें, यहां पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो ये सारे आकर्षण कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेश को आकर्षित करते नजर आ रहे हैं। हमारे यहाँ इन्फ्लेशन रेट भी कम है, हमारे यहाँ देखते हैं तो मैन पावर भी बेहतर है, हमारे यहाँ डोमेस्टिक डिमांड भी ज्यादा है, प्लस हम एक्सपोर्ट की तरफ भी बढ़ रहे हैं, जिसके कारण ये विदेशी निवेश का आकर्षण भारत की ओर बढ़ रहा है। बिल्कुल, और एक बेहद उत्साहवर्धक जो उम्मीद है उसमें ये जताई गई है कि 2030 तक भारत $7 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनेगा। इसको हम समझना चाहेंगे, इसका अर्थ क्या है, इसका क्या असर होगा जब एक आम आदमी सुनता है कि हम $7 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनेंगे, तो वो इससे कैसे कनेक्ट होता है, उसको क्या लाभ होने वाला है? रमा जी, मुझे लगता है कि इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है कि जब हम एक तरह से संघर्ष कर रहे थे कि ग्रोथ के लिए संघर्ष पूरी दुनिया कर रही है, वैसे में हम इस कोविड काल में ही हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं। अब हम अगले 2 से 3 वर्षों के बीच में इस समय $4.25 से $4 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की तरफ हम हैं वर्तमान में, और मुझे लगता है ये वित्तीय वर्ष खत्म होते होते हम $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होंगे। 29 और 30 के बीच में हम 7 ट्रिलियन होंगे, जबकि अगले 2 से 3 वर्ष में जो प्रधानमंत्री जी का सपना था उसी के अनुरूप हम $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन करके विश्व की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, अमेरिका और चीन के पश्चात। यानी कि हम 2 और कंट्रीज को पीछे छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और 30 तक अगर बढ़ते हैं तो इसको 30 तक नहीं रोकना चाहिए। आप इसको यूं कह सकते हैं कि 30 के बाद अगले 3 से 4 वर्षों में हम, यानी कि हर वर्ष $1 ट्रिलियन बढ़ने के कारण आज से 10 वर्षों में हम लोग $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनेंगे। प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा, मिडिल क्लास बढ़ेगा, और लोअर क्लास की जो जिस प्रकार से गरीबी कम हुई है और कम होगी, और ये उत्पादन में बेहतर सहयोग करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, वैश्विक पटल पर भारतीय अर्थव्यवस्था की धमक। बहुत शुक्रिया अग्रवाल जी, तमाम विषयों को इतने विस्तार से समझाने के लिए। आगे बढ़ेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करने वाली हैं। इस बजट में विकसित भारत के साथ महिला सशक्तिकरण की झलक नजर आ सकती है। सरकार महिलाओं के नेतृत्व में विकास को बढ़ावा दे रही है। यही वजह है कि हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, जो कि आर्थिक विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण है। हाल के वर्षों में बजट में शामिल योजनाओं के जरिए महिलाओं को सशक्त बनाकर न केवल समानता को बढ़ावा दिया जा रहा है, बल्कि आर्थिक विकास के लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण है। हाल के वर्षों में जेंडर बजटिंग को भी समर्थन मिला है। वित्तीय वर्ष 2023 और 24 के लिए कुल व्यय का लगभग 5% भारत में महिलाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों के लिए आवंटित किया गया था। इससे महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए मिशन शक्ति को भी बढ़ावा मिल रहा है। महिला केंद्रित बजट जितना कारगर है, उतना महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि अधिक से अधिक महिलाएं कार्यबल में शामिल हो रही हैं। पिछले बजटों में भी विशेष रूप से महिलाओं और युवा लड़कियों के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की बात हो या फिर कृषि क्षेत्र में नमो ड्रोन दीदी जैसी योजनाएं आज महिलाओं को
सशक्त करते हुए आत्मनिर्भर बना रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लैंगिक समानता हासिल करने, जिसका अर्थ है श्रम बल में पुरुषों के समान महिलाओं की भागीदारी, संभावित रूप से भारत की GDP में अच्छा इजाफा कर सकती है। विश्व बैंक के अनुसार यदि 50% भारतीय महिलाएं कार्यबल में शामिल होती हैं, तो भारत अपनी वृद्धि दर 1.5% अंक बढ़ाकर 9% वार्षिक तक पहुंचा सकता है। आज हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी नजर आती है। महिलाओं के विविध दृष्टिकोण, कौशल और नवाचार से अधिक मजबूत और गतिशील अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल रहा है, वो भी ऐसे समय में जब विकासात्मक बदलाव से भारत वैश्विक मंचों पर प्रगति कर रहा है और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने को अग्रसर है। आगामी 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब अंतरिम बजट पेश करेंगी, तो इसमें विकसित भारत की झलक के साथ ही देश को विकसित बनाने के लिए आत्मनिर्भर होती नारी शक्ति पर भी फोकस देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। मीडिया प्राइम में अब लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए DD न्यूज। सर 50,000 एडवांस। पर इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा डोज। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है, आपने? क्योंकि RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। मोदी सरकार की गारंटी, भारत होगा गरीबी मुक्त। 5 सालों में 13 करोड़ 50 लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। हमारा संकल्प विकसित भारत। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। महात्मा गांधी की 76वीं पुण्यतिथि पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट स्थित समाधि स्थल पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पुष्पांजलि दी। देश ने महात्मा के दिखाए रास्ते को, असत्य को सत्य से जीतने का संकल्प दोहराया। प्रधानमंत्री ने दिल्ली स्थित राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राष्ट्र को सत्य, अहिंसा, न्याय की राह दिखाने वाले महात्मा की पुण्यतिथि को देश शहीदी दिवस के रूप में याद करता है। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या दिल्ली स्थित तत्कालीन बिरला हाउस में गोली मारकर की गई थी। उस वक्त उनकी उम्र 78 वर्ष की थी। देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने में मोहनदास करमचंद गांधी का योगदान अद्वितीय था। उन्होंने अहिंसा के रास्ते दुनिया को क्रांति करने की सीख दी थी। उनके दिशा निर्देशों पर चलते हुए देश को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी गांधी जी के समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की। कृतज्ञ राष्ट्र के तीनों सेनाओं के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल VR चौधरी, एडमिरल R हरि कुमार, जनरल मनोज पांडे सहित चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने श्रद्धांजलि दी। दिल्ली के उपराज्यपाल सक्सेना ने भी राजघाट पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर नमन किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, मैं पूज्य बापू को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जो हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं। उनका बलिदान हमें लोगों की सेवा करने और हमारे राष्ट्र के लिए उनके दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी निजी डायरी में महात्मा गांधी के विचारों को लगातार लिखते रहे हैं। उनकी डायरी के पन्ने ये भी बताते हैं कि प्रेम और सहिष्णुता भी उन्होंने महात्मा गांधी के जीवन से ही सीखी है। प्रधानमंत्री की निजी डायरी से ये भी पता चलता है कि वे राष्ट्रपिता के जीवन से काफी प्रभावित रहे हैं। और अब नजर डाल लेते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जताते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति जी ने श्री सतनाम सिंह संधू जी को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। और सीधे आपको दिखाते हैं प्रहलाद जोशी क्या कह रहे हैं। जो अपोजिशन के पार्टी का है, इन्होंने डिस्पाइट द डिसीजन, unanimous decision in front of speaker and chairman, they came with the placards and they disturbed the house. हमने ये रिक्वेस्ट किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस टर्म का अंतिम सत्र है, हम सब मिलकर अच्छा चर्चा करेंगे, ये हमने निवेदन किया है। सर, क्या सबका वापस हो जाएगा। यहाँ तक मैं स्पीकर से बात किया हूँ, चेयरमैन से बात किया हूँ, हमने निवेदन भी किया है सरकार के तरफ से, हमने निवेदन भी किया है सबको। सस्पेंशन ऐसे तो रिमाइंडर पार्ट ऑफ द सेशन था, कुछ लोगों को प्रिविलेज कमेटी वगैरह में भेजा गया था, लेकिन वो भी हमने स्पीकर और चेयरमैन से, सरकार से निवेदन किया है कि सरकार के तरफ से तो हमारा विषय, क्योंकि ये तो अधिकार क्षेत्र स्पीकर और चेयरमैन का आता है, तो इसलिए हम दोनों चेयरमैन और स्पीकर को हमने निवेदन किया है संबंधित प्रिविलेज कमेटी से बातचीत करके उनको सभी जो सस्पेंडेड एमपीज तो अंदर आ ही गए हैं, लेकिन जो प्रिविलेज कमेटी को भेजा गया है उनको वापस सस्पेंशन विथड्रॉ करके अंदर लेने के लिए, सदन में आने के लिए मौका देने के लिए हमने विनती किया है, वो दोनों ने स्वीकारा है। तो कल से वो आ जाएगा? हाँ जी। सर, कोई स्पेसिफिक बिल से आने वाला? अभी तो नहीं है, लेकिन एक आध बिल्स जो चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर होता है SC ST में जो जुड़ने का होता है, वो आने का संभावना है। एज ऑफ नाउ जो इन्फॉर्मेशन हमको मिला है। Sir, there is supposed to be rift between Rahul Gandhi and Mallikarjun Kharge as well. At one of the places in the events, Mallikarjun Kharge lashed out at Rahul Gandhi Zindabad slogans of the supporters of Rahul Gandhi. How do you react to this rift within the Congress now, not just in India Alliance? इंडिया अलायंस में तो हमने पहले ही बोला था कि ये फोटोशूट है, ये अननेचुरल अलायंस है, अस्वाभाविक है। जो अस्वाभाविक होता है जल्दी ही उनका मृत्यु हो जाता है। ये तो मृत्यु तो अभी हो ही गया है, ऑलमोस्ट ये ब्रेन डेड है अभी। इंडिया अलायंस इज ब्रेन डेड नाउ। तो जब इंडिया अलायंस में हो गया तो झगड़ा तो किसी के साथ करना है, कांग्रेस का स्वभाव है झगड़ा करने का, टूटने का। इसलिए जब इंडी का झगड़ा अंतिम एंड तक आया है, बाद में अभी तो झगड़ा अपने आप करेंगे ऐसे लग रहा है। तो सर्वदलीय बैठक के बारे में जानकारी दी प्रहलाद जोशी ने। अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। सतनाम सिंह संधू जी को राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जताते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति जी ने श्री सतनाम सिंह संधू जी को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। सतनाम जी ने खुद को एक प्रसिद्ध शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में प्रतिष्ठित किया है, जो विभिन्न तरीकों से ज़मीनी स्तर पर लोगों की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने हमेशा राष्ट्रीय एकता को आगे बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है और भारतीय प्रवासियों के साथ भी काम किया है। मैं उन्हें उनकी संसदीय यात्रा के लिए
शुभकामनाएं देता हूं और मुझे विश्वास है कि राज्यसभा की कार्यवाही उनके विचारों से समृद्ध होगी। भाजपा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को आधारहीन और अनर्गल बताया। भाजपा ने कहा कि हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव में पूरी तरह ध्वस्त होने के बाद भी विपक्ष के इस तथाकथित इंडी गठबंधन की यारी अब छिन्न भिन्न हो गई है। इस बौखलाहट में अब कांग्रेस पार्टी आपत्तिजनक बयान देने पर आ गई है। की यारी बिछड़े सभी बारी बारी की तरह छिन्न भिन्न होने के बाद मुझे लगता है विक्षिप्तता में, बौखलाहट में अब कांग्रेस पार्टी बहुत आपत्तिजनक और अनर्गल बयान देने पर आ गई है। कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जिस प्रकार के आधारहीन और अशांति उत्पन्न करने की आशंका से अनर्गल बयान देने का प्रयास किया है, उसके ऊपर हम यह साफ करना चाहते हैं कि खड़गे जी, हां यह सच है कि भारतीय राजनीति में बहुत सारी चीजों का पटाक्षेप हो रहा है। राजवंशों की सत्ता 1947 में समाप्त हुई थी। अब लोकतंत्र का आवरण ओढ़े हुए जो लोकतांत्रिक राजवंश हैं, उनकी सत्ता को चुनौती मिल रही है और उनको लग रहा है कि आने वाले चुनावों के बाद उनका भविष्य क्या होगा। भाजपा ने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू 0 वोट पाकर प्रधानमंत्री बने थे। श्रीमती इंदिरा गांधी और राजीव गांधी कैसे प्रधानमंत्री बने थे, ये सबको मालूम है। भाजपा ने कहा, 2019 के लोकसभा चुनावों में उत्तर से दक्षिण तक देश की प्रबुद्ध जनता ने जो लोकतंत्र के नाम पर राजतंत्र चला रहे थे, सबक सिखाने का काम किया है। पहले प्रधानमंत्री से लेके अंतिम प्रधानमंत्री तक, 0 वोट से लेके 0 वोट तक प्रधानमंत्री बनाने वाले लोग आज कहते हैं कि लोकतंत्र हमें समझ में नहीं आता है और लोकतंत्र के वास्तविक रक्षक वो हैं। फिर मैं कह रहा हूं, भारत के इतिहास में इनके जितने प्रधानमंत्री बने, इंदिरा गांधी जी क्या चुन के आई पहली बार? नहीं, कांग्रेस के अंदरूनी लड़ाई, इंडिकेट सिंडिकेट की लड़ाई में गूंगी गुड़िया के रूप में आई। स्वर्गीय राजीव गांधी जी क्या चुन के आए? नहीं, इंदिरा जी की दुखद हत्या से उपजी परिस्थितियों के कारण बनाए गए। श्री पीवी नरसिम्हा राव कैसे बने सबको पता है और डॉक्टर मनमोहन सिंह सबको पता है। तो भारत के राजनीतिक इतिहास में लोकतांत्रिक ढंग से अगर किसी पार्टी के 2 ही प्रधानमंत्री चुन के आए, जो जनता के सामने हमने रखा यह प्रधानमंत्री होना चाहिए और जनता ने चुन के कहा यही प्रधानमंत्री होना चाहिए, एक श्री अटल बिहारी वाजपेयी और एक श्री नरेंद्र मोदी। इस बीच चंडीगढ़ में मेयर चुनाव में आप कांग्रेस गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। भाजपा उम्मीदवार मनोज सोनकर ने मेयर पद पर जीत हासिल की है। मनोज सोनकर ने 16 वोट हासिल कर जीत दर्ज कर ली, जबकि आप कांग्रेस गठबंधन को सिर्फ 12 वोट मिले हैं। 8 वोट अवैध घोषित किए गए। मेयर चुनाव के लिए एक सांसद समेत कुल 35 पार्षदों ने मतदान किया। तो आप और कांग्रेस के गठबंधन को लगा एक बड़ा झटका। बीजेपी ने जीत हासिल की है। मनोज सोनकर ने 16 वोट हासिल कर जीत दर्ज कर ली है। तो चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी की जीत, आप कांग्रेस गठबंधन को 12 वोट मिले और बीजेपी ने जीत हासिल की। आप कांग्रेस गठबंधन को एक बड़ा झटका लगा है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी ने इसमें जीत हासिल की है। बीजेपी उम्मीदवार मनोज सोनकर ने जीत हासिल की। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और रेल मंत्री रह चुके लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। आए दिन उनके पारिवारिक सदस्यों की जांच एजेंसियों के सवालों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। कल जहां लालू प्रसाद ने करीब 10 घंटे तक पटना के ईडी दफ्तर में सवालों का जवाब वो देते रहे, वहीं आज उनके बेटे तेजस्वी से पूछताछ हो रही है। इस बीच ईडी ने एक प्रेस रिलीज जारी की है जिसमें कहा गया है कि पुलिस हिरासत में एक अन्य आरोपी हृदयानंद चौधरी, जो राबड़ी देवी की गौशाला की पूर्व कर्मचारी हैं, उन्होंने एक उम्मीदवार से संपत्ति अर्जित की थी और बाद में उसे हेमा यादव को हस्तांतरित कर दिया था। नौकरी के बदले जमीन का ये पूरा मामला 2004 से 2009 के बीच का है। उस वक्त आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। लालू प्रसाद यादव पर आरोप है कि रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने बिना विज्ञापन के सरकारी नौकरियां दी। इसके बदले में उन्होंने अभ्यर्थियों से जमीनें अपने नाम लिखवाई।
और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव से ईडी की पूछताछ के मामले पर बोलते हुए राजद सुप्रीमो लालू यादव पर सत्तासीन होने पर हर बार भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब भी लालू यादव जब भी सत्ता में रहे, लोगों को नौकरी देने के बदले उनकी जमीनें हड़पी गई। 97 में किसकी सरकार थी और लालू प्रसाद जी जब मुख्यमंत्री रहे तो चारा खा गए और जब रेल मंत्री हुए तो वो बच्चों की नौकरी खा गए। तो इसका जांच तो होगा ना। जांच यदि जमीन किसी का लिखवाया, आप लोग मीडिया के साथी हैं, महुआ बाग चले जाइए, आपको जमीन भी दिखाई दे देगा। पटना में ऐसे और पूरे बिहार में हजारों बच्चे हैं जिनका लालू प्रसाद जी के परिवार के लोगों ने जमीन लिखवाने का काम किया। इसलिए जो जमीन लिखवाएगा उसको ईडी तो पूछेगा ही। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहां हैं, इसकी जानकारी पिछले 24 घंटे से नहीं मिल पा रही है। दिल्ली में सीएम आवास और झारखंड भवन में ईडी की दबिश के बाद से मुख्यमंत्री के लोकेशन की कोई जानकारी नहीं मिल रही है। हेमंत सोरेन को लेकर दिल्ली से रांची तक गहमा गहमी जारी है। इस बीच जेएमएम की ओर से कहा जा रहा है कि ईडी के समन पर कल सीएम जवाब देने के लिए उपलब्ध रहेंगे। ईडी की ओर से पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए 10वां समन जारी किया गया था। ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के घर से कुछ कागजात, 36 लाख रुपए की नकदी और BMW कार जब्त की है। बताया जा रहा है कि BMW कार बेनामी है और इसका इस्तेमाल सीएम सोरेन कर रहे हैं। उधर मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने हेमंत सोरेन पर ईडी के सवालों से बचने के लिए इधर उधर भागने का आरोप लगाया है, जबकि सत्ता पक्ष के मंत्री और विधायक कल देर रात तक सीएम आवास में जुटकर बैठक करते रहे। आज भी सीएम आवास में बैठक होने की संभावना है। उधर राज्यपाल ने कहा है कि संविधान के संरक्षक के रूप में हालात पर मेरी नज़र है। इस बीच रांची के एसडीएम ने मुख्यमंत्री आवास, राजभवन और ईडी दफ्तर के 100 मीटर के दायरे में आज रात 10 बजे तक के लिए धारा 144 लागू कर दी है। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने बताया कि उन्हें भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है और वो भी मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। राज्यपाल राधाकृष्णन ने कहा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। For the CM's response, nobody is above the law. I am repeatedly telling it. We have to work within the Constitution. We all are law-abiding citizens. झारखंड भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के लोगों से अपील करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, झारखंड के लोगों से मार्मिक अपील। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री केंद्रीय एजेंसियों के डर के मारे पिछले करीब 40 घंटे से लोकलाज त्याग कर लापता हैं और चेहरा छिपाकर भागे भागे फिर रहे हैं। ये न सिर्फ मुख्यमंत्री की निजी सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि झारखंड की 3.5 करोड़ जनता की सुरक्षा, इज्जत, मान सम्मान भी खतरे में है। जो कोई भी बिना विलंब हमारे इस होनहार मुख्यमंत्री को सकुशल खोज कर लाएगा, उसे मेरी तरफ से 11,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो झारखंड भाजपा अध्यक्ष ने अपने पोस्ट में मुख्यमंत्री लापता को लेकर पोस्टर भी साझा किए हैं। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हमला बोलते हुए कहा कि हेमंत सोरेन और उनके परिवार के पास बहुत संपत्ति है जो उन्होंने छुपा कर रखी है। लोकपाल में कंप्लेन किया था और सीबीआई ने उसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की और आपको आश्चर्य होगा कि 82 संपत्ति ऐसी है जो शिबू सोरेन जी की है, उनकी पत्नी की है, हेमंत सोरेन जी की है, उनकी पत्नी की है, उनके परिवार के लोगों की है, उनके बेटी के है, उनके दामाद के हैं, जो न इनकम टैक्स में उन्होंने शो किया है, न सभी लोग चुनाव लड़ते हैं। चुनाव हलफनामे में जब हम चुनाव लड़ने जाते हैं तो हमारा क्या बैंक अकाउंट है, हमारी क्या संपत्ति है, हमारे बच्चों की क्या संपत्ति है, वो सब देनी पड़ती है। 82 ऐसी संपत्ति है जो कि उन्होंने डिक्लेयर नहीं की है। भाजपा सांसद दीपक प्रकाश ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हमला बोलते हुए कहा कि देश के इतिहास में यह पहली बार है कि एक मुख्यमंत्री फरार है। ईडी के भेजे गए समन पर कोई प्रतिक्रिया न देना एक तरीके से संवैधानिक व्यवस्था का अपमान है।
इतिहास में पहली घटना है कि एक मुख्यमंत्री झारखंड का फरार है, लापता है, और इसलिए लापता है, फरार है कि उन्होंने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बनाने का काम किया था। अपने परिवार और अपने लिए अकूत संपत्ति जमा करने की नीयत और नीति उनकी बनी हुई थी, और जब जांच एजेंसियां उन पर जांच करने के लिए उनको लगातार बुलाने का काम कर रही है, तो भागते चल रहे हैं, भागते चल रहे हैं और भागते चले जा रहे हैं। आप जांच एजेंसियों के सामने नहीं आएंगे, आपको लगातार समन देने के बावजूद आप उनका आदर नहीं करेंगे, अनादर करेंगे, संवैधानिक पद पर बैठ कर के संवैधानिक मर्यादा और कानून को तोड़ने का काम करेंगे, तो स्वाभाविक है कि आपकी गाड़ी जब्त की जा सकती है। दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई 17 फरवरी के लिए टल गई है। अभी इस मामले में सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोर्ट को आरोप तय करने हैं। सत्येंद्र जैन को फिलहाल ईडी की ओर से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली हुई है। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी के बयान पर भाजपा सांसद दिलीप घोष ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सख्त कार्रवाई हो रही है, तभी तो नेता घर छोड़कर भाग रहे हैं। उन्हें किसी के बारे में कोई शिकायत है तो न्यायालय जाएं, कोर्ट जाने से उन्हें किसी ने रोका नहीं है। हो रही तभी तो घर छोड़ के उन्हें नेता भाग रहे हैं, और किसी के बारे में उनका कंप्लेन है तो कोर्ट में जाए ना। कोर्ट में जाने के लिए किसी को रोका नहीं है, केवल बचने के लिए कोर्ट में जाते हैं। जब उनको घेर लेती है, जब पकड़े जाते हैं, तब बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। अगर आपको लग रहा है और भी कोई इस पर गलत काम किया है, उसके अगेंस्ट में जाने के लिए खुला है। सामान्य लोग, जनता या तो किसी पार्टी के लोग अदालत में गए, खटखटाए, तभी अदालत ने इंक्वायरी किया और जो तथ्य सामने आ रहा है उसके आधार पर कार्रवाई कर रही है। जदयू नेता नीरज कुमार ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी आज क्षेत्रीय पार्टी की तरह सिमटती जा रही है। उन्होंने कहा कांग्रेस को 2024 के चुनाव में अपनी जगह खोजनी पड़ेगी। पार्टी जो अब वर्तमान दौर में क्षेत्रीय पार्टी के रूप में सिमटती जा रही है, तो माननीय राहुल गांधी जी को आत्मविश्वास है कि हम अकेले सक्षम हैं। तो जब अकेले ही सक्षम हैं, एकला चलो रे का नारा राजनीति की कार्यनीति का है, तो 2024 के चुनाव में राजनीति में कहाँ रहिएगा, ये तो आपको जगह खोजना पड़ेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि यूसीसी की कमेटी 2 फरवरी को अपना ड्राफ्ट सरकार को सौंप देगी। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि उत्तराखंड सरकार आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाएगी। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने हमने ये अपना संकल्प रखा। उस संकल्प को पूरा करने के लिए देवभूमि की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, सरकार में आने का मौका दिया, और हमने ड्राफ्ट बनाने के लिए कमेटी का गठन किया। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी। कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है और उन्होंने हमको बताया है कि 2 तारीख को वो हमको ड्राफ्ट दे देंगे, और उनका ड्राफ्ट देने के बाद उसका आकलन करेंगे, उसको मंत्रिमंडल में लाएंगे। उसके बाद विधानसभा में जो विधेयक बनने की दिशा में, एक्ट बनने की दिशा में जो कार्रवाई होती है, उस कार्रवाई को हम आगे बढ़ाएंगे। इसे लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर लिखा है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन और चुनाव से पूर्व उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के समक्ष रखे गए संकल्प एवं उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप हमारी सरकार प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने हेतु सदैव प्रतिबद्ध रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने के लिए बनी कमेटी 2 फरवरी को अपना ड्राफ्ट प्रदेश सरकार को सौंपेगी और हम आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाकर समान नागरिक संहिता को प्रदेश में लागू करेंगे। सोमाली समुद्री डाकुओं के खिलाफ भारतीय नौसेना की कार्रवाई जारी है। भारतीय नौसेना ने 24 घंटे के भीतर दूसरी बार मछली पकड़ने वाले जहाज अल नईमी को बचाया है। अल नईमी पर ईरान का झंडा लगा हुआ था। भारतीय नौसेना ने एक बयान में कहा कि नौसेना के जहाज सुमित्रा ने सोमालिया के पूर्वी तट पर समुद्री डकैती के खिलाफ एक और सफल अभियान को अंजाम दिया है। भारतीय नौसेना ने मछली पकड़ने वाले जहाज अल नईमी और उसके चालक दल को 11 सोमाली समुद्री
लुटेरों से बचाया है। इस जहाज पर 19 पाकिस्तानी नागरिक भी सवार थे। इससे पहले INS सुमित्रा ने ईरानी मछली पकड़ने वाले जहाज MV ईमान को सोमाली समुद्री डाकुओं के चंगुल से छुड़ाया था। और अब देखते हैं खेल जगत की खबरें। और खेल की खबरों के साथ मुकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, क्या कुछ खास खेल की खबरों पे आज? बहुत बहुत शुक्रिया रमा। सबसे पहले बात करेंगे अंडर 19 वर्ल्ड कप की। अंडर 19 विश्व कप के सुपर 6 स्टेज में आज भारतीय टीम की भिड़ंत न्यूजीलैंड के साथ हो रही है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने बिना किसी विकेट के नुकसान पर 27 रन बना लिए हैं। वहीं अभी तक उदय सहारन की कप्तानी में भारतीय टीम ने अब तक खेले गए तीनों ही मैच में जीत हासिल की है। वहीं कीवी टीम को शुरुआती 2 मैच में जीत के बाद पाकिस्तान के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। ग्रुप ए में शीर्ष पर रहकर सुपर 6 में पहुंची भारतीय टीम के लिए अच्छी बात यह है कि इसी मैदान पर वो अपना मुकाबला खेल लिया जहां उसने 3 मैच जीते हैं। वहीं न्यूजीलैंड टीम ईस्ट लंदन से आई है और उसे हालात के अनुरूप ढलना होगा। भारत ने बांग्लादेश, आयरलैंड और अमेरिका को हराया। पहले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ उन्हें थोड़ी परेशानी आई, लेकिन बाकी दोनों मैच में भारत ने शानदार जीत हासिल की है। वहीं भारत के पृथ्वी शेखर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलियन ओपन डेफ चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। पृथ्वी ने ऑस्ट्रेलिया ओपन डेफ चैंपियनशिप के एकल में खिताबी जीत हासिल की। शेखर ने एकल फाइनल में हंगरी के गैबोर माथे को हराने में सफलता पाई। पृथ्वी ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए ग्रुप चरण में अपने सभी 3 मैच जीते और अपने एकल सेमीफाइनल और फाइनल में सीधे सेटों में जीत हासिल की। युगल में ग्लैन फिंडले के साथ उपविजेता रहे। पृथ्वी और उनके साथी फिंडले को युगल के फाइनल में गैबोर माथे और एसाहस हयात ने 6-0, 5-7, 7-10 से शिकस्त दी। वहीं बात खेलो इंडिया की करें तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में झारखंड की फुटबॉल टीम भले ही हार कर खिताब की रेस से बाहर हो गई हो, लेकिन टीम के कप्तान अर्श अहमद खिलाड़ियों के प्रदर्शन से काफी संतुष्ट नजर आए। हमारी संवाददाता दीपिका महतो से विशेष बातचीत में अर्श ने कहा कि हार और जीत खेल का एक हिस्सा है। अर्श ने कहा कि खेलो इंडिया खिलाड़ियों को अपना हुनर दिखाने का एक शानदार मंच बना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में फुटबॉल भी खेला जा रहा है। फिलहाल हमारे साथ झारखंड की पूरी टीम मौजूद है और साथ ही साथ अर्श अहमद भी मौजूद हैं जो इस टीम के कप्तान हैं। एक कप्तान होने के नाते टीम चाहे हारे या जीते, लेकिन भागीदारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसी का ही मैसेज अर्श काफ़ी देर से अपनी टीम को दे रहे हैं। अर्श, जब हम बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भागीदारी की, कितना ज़रूरी हो जाता है केवल भाग लेना? जीतना और हारना तो चलता रहता है। जी, यहाँ पे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। खेलो इंडिया के लिए आगे भी सिलेक्शन होता है। हमारे प्लेयर्स का भी, कुछ प्लेयर्स का आगे के लिए सिलेक्शन हुआ है। ये अच्छा प्लेटफॉर्म है इंडिया लेवल में। टोटल पूरे इंडिया से 8 टीमें पार्टिसिपेट करते हैं जो क्वालिफाइड टीम रहते हैं। तो हम लोग ने SGFI अंडर 19 में क्वालिफाई किया था, तो इसके वजह से हम लोग को यहाँ पे मौका मिला। अच्छा लगा हम लोग को इधर पे खेल के। हार जीत तो ये तो गेम का पार्ट है, हम लोग हारे। बिल्कुल अर्श, और जब हम बात करें कि जिस तरीके का कंपटीशन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, क्या सीख आप यहाँ से लेके जाते हैं जो आगे अपने बड़े लेवल पे आप अप्लाई करेंगे? ओबियसली जो हमारा ओपोनेंट टीम था वो अच्छा था, अच्छे पासेस खेल रहे थे, बट हमारा टीम भी बहुत अच्छा खेला। रिजल्ट हम लोग के पक्ष में नहीं गया। खेलो इंडिया में खेलकर आपको कैसा लगा? जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार आपको दे रही है, जिस तरीके की फैसिलिटीज़ आपको मिल रही हैं? फैसिलिटीज़ तो बहुत ही अच्छी है, खाने का, रहने का, और ग्राउंड बहुत ही अच्छा है। अच्छा प्लेटफॉर्म है ये, मतलब अच्छा लेवल पे फुटबॉल होता है। ISL के लेवल वाला फुटबॉल होता है। यहाँ पे हम लोगों को मौका I-19 में भी मिल रहा है। अच्छा ही है ये। खिलाड़ी के लिए फिट रहना कितना इम्पोर्टेंट है? वो तो बेसिकली जो प्लेयर है वो उसको तो फिट रहना बहुत ही ज़रूरी है। अपने फिटनेस लेवल पे ध्यान देना है और अच्छा खाना है, अच्छा रेस्ट करना है और प्रैक्टिस भी करते रहना है उसी हिसाब से, मतलब खुद के कैपेबिलिटी के हिसाब से एवरीडे हम लोग को इम्प्रूव करते रहना चाहिए। साथ ही साथ खिलाड़ियों को नहीं बल्कि जितनी भी जनता है, आम जनता है, उसको भी फिट ज़रूर रहना चाहिए। फिटनेस के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे आप आम जनता को? इसलिए अच्छा खाना, रहना और मॉर्निंग वॉक के लिए जाओ, इवनिंग वॉक के लिए जाओ। तो ये सुना आपने झारखंड की टीम को जिन्होंने फुटबॉल में पार्टिसिपेट किया था खेलो इंडिया के 6ठे संस्करण में यूथ गेम्स में, और उनका कहना है कि बैलेंस डाइट और फिट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, केवल खिलाड़ियों के लिए नहीं बल्कि आम जनता के लिए भी।
कैमरा पर्सन सेंथिल के साथ दीपिका, डीडी न्यूज़, चेन्नई। तो ये थी खेलों से जुड़ी खबरें। आगे के लिए सीधे चलते हैं हम रमा के पास। बहुत शुक्रिया मुकेश तमाम खबरों की जानकारी के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों में। दावोस में हुए विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के दौरान आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD के महासचिव मैथियास कॉमन ने 2024 में वैश्विक आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। G20 देशों के बीच सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने की उम्मीद के साथ भारत का विकास दर वर्तमान और आने वाले सालों के लिए 6% से अधिक के लिए अनुमानित है। कॉमन ने महंगाई दर में गिरावट और RBI द्वारा ब्याज दरों को धीरे धीरे कम करने की क्षमता जैसे कारकों का हवाला देते हुए भारत के आर्थिक दृष्टिकोण के बारे में आशावाद व्यक्त किया। पिछले दशक में भारत की उल्लेखनीय प्रगति की सराहना करते हुए कॉमन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की और विशेष रूप से 2023 के दौरान G20 में भारत के प्रभावी नेतृत्व के लिए बधाई दी। OECD प्रमुख ने कहा कि भारत का आर्थिक विकास न केवल अपने नागरिकों के लिए बल्कि वैश्विक समुदाय के लिए भी महत्वपूर्ण है। अपनी निरंतर विकास गति और सक्रिय नीति उपायों के साथ भारत वैश्विक आर्थिक समृद्धि के प्रमुख चालक के रूप में उभर रहा है और आने वाले वर्षों में विश्व अर्थव्यवस्था की वृद्धि को आकार देगा। इसके साथ ही मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।